हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है सेकेंड वॉल्यूम वाला, उसका क्लास फर्स्ट देख रहे हो। आज के इस क्लास में टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, आज के इस क्लास में टोटल 150 क्वेश्चन को आप देखेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी अच्छे से डिस्कशन भी आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हर एक क्वेश्चन पे अपना कमांड करने का कोशिश करिएगा। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताना है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। क्या ये कथन सही है, बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका सही दिया हुआ है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये सही है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से जो अलग करती है दिया हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। यह जो है ना 10 डिग्री अंडमान को ना निकोबार से अलग करने वाली है। तो आपको जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये आपका यहाँ पे तो गलत है, तो इसीलिए आपको कौन सा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। कंचनजंगा जो है ये आपका भारतीय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछ ले कि ये कितना मीटर ऊंची है तो आपको बता देना है 8589 मीटर आपको यहाँ पे बताना है, यानी कि 8500, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टा लिखा गया। देखिए 8500 आपका 98 होगा, ठीक है, 8598 ऐसे आप ध्यान रखिएगा। 8598 मीटर ऊंची है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, 24.62% है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है ना कि टोटल वर्ग किलोमीटर में भारत में जो है टोटल वर्ग किलोमीटर में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो आपको देखिए 8,09,537 किलोमीटर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 8,09,537 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, बताना है। नहीं है पे ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। भवानी आपका नहीं है। बाद बाकी देखिए, जैसे आपका ये कापिली है, मानस है, तिस्सा है, लोहिती, दिबांग, सियांग, ये सारे ना ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ए बी सी जो दिया हुआ है ये सब सहायक नदियां, लेकिन भवानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले कि भवानी किसकी है तो ये भी आप जान लीजिए, भवानी आपका ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है किस जगह पर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से भी आप जानते हैं। यह जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। इन सारे जगहों पर ये पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1 से अधिक बिल्कुल सही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, ध्यान से फ्रेंड्स सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। प्रति हेक्टेयर आपसे पूछा है, ठीक है, किस चीज़ की, चावल का उत्पादन। तो देखिए, भारत में ना सबसे अधिक अगर पूछे ना तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। बट अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो ये आपको पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप हो सकता है कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए समझ लीजिए अच्छे से। अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल, और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछता है तो पंजाब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बताइए यहाँ पे मतलब एक को दूसरे से मिलाना है और सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताइए। आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए, जिम कार्बेट आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा नंबर। ये जो आपका बांधवगढ़ है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और फिर दम्फा आपका मिजोरम में है, और रणथंभौर जो है ये आपका राजस्थान में है। और ये सारे जो है क्या है, तो ये सारे बाघ रिजर्व हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या हैं, तो ये बाघ रिजर्व के रूप में से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8 में है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है बताइए।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। झारखंड भारत में यूरेनियम के उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या फिर किन क्षेत्रों में होती है, बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये आप बस जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 250 मीटर से ये सेंटीमीटर से ज़्यादा ही इन सारी जगहों पर वर्षा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एनु जो है आपका, आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा। देखिए पिग्मी आपका कांगो सही यहाँ पे है। एनु आपका दक्षिण कोरिया दिया हुआ है ना, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे दक्षिण कोरिया की जगह अगर जापान रहता तो ये सही हो जाता। फिर आपका जो बद्दू है ये आपका अरब में बिल्कुल सही दिया हुआ है, और मशाई केन्या ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को आप याद करते चलिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए याद करने में या फिर अभी आप सही से नहीं पढ़ पाए तो आप पीडीएफ जरूर लेकर पढ़ लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, यानी क्या समझते हैं ये बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को आप कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। लगभग हर साल 40,000 वर्ग किलोमीटर में, ये जो आपका 40,000 वर्ग किलोमीटर में जो घोड़े के नाल के आकार का बना हुआ है, यह भी आपसे पूछ सकता है आकार के बारे में। तो घोड़े का जो नाल होता है उसके आकार में ये फैला एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में। इन्हीं जगह पर ना मतलब काफ़ी ज़्यादा विश्व में कहिए कि सबसे ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी अगर कहीं पे आता है ना तो ये इसी क्षेत्र में प्रशांत महासागर वाले एरिया में आता है। इसीलिए इस जगह को ना रिंग ऑफ फायर के नाम से आप जानते हैं। बताना है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। और एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो रेखा है ना भूमध्य रेखा, ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध को मतलब पृथ्वी को ना दो भाग में, कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। और इन 3 महाद्वीप में ना ऐसे समझिए कि यह जो है 3 महाद्वीप, जैसे अफ्रीका है, एशिया है और दक्षिण अफ्रीका में। और अगर महासागर में पूछे तो 3 महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर से होकर ये गुजरती है। 3 महाद्वीप और 3 महासागर से भी होकर ये गुजरती है भूमध्य रेखा। बताना है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो देखिए आपका जो फॉकलैंड है, लेब्राडोर है और बेंगुएला जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा, ये चारों का चारों जो है ये आपका ठंडी जलधारा ही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे सारे सही से मैच किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, नहीं पे ध्यान रखना है हर बार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इराक नहीं बनाता है, बाद बाकी ये अजरबैजान है, ईरान है और कजाकिस्तान है। इसके साथ आपका जो ये तुर्कमेनिस्तान है ये भी सीमा बनाती है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इराक। तो इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भूमध्य सागर में बालियारिक ये द्वीप समूह स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि किस देश के तट के पास है तो स्पेन आपको ध्यान रखना है, स्पेन देश के तट के पास में ही ये स्थित है। बिहार की सीमा से निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे बताना है कि सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कितना भारत के राज्य कितना है, टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर सेकंड पे आए तो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है, यह भी आपका सही है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के जिलों की संख्या 8 यहाँ पे दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, 8 नहीं बल्कि 7 है। और कर्मनाशा नदी गंगा नदी में दक्षिण में आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, यह आपका सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है, काफ़ी बार ये सब बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है, कौन सी है।
देखिए उत्तर से जो आके मिलती है ना, ये आपका घाघरा हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, दक्षिण से मिलने वाली नदी में आपका कर्मनाशा है, पुनपुन है, अजय है, सोन था, फल्गु है, और आपका ये सकरी, क्यूल, अजय, ये सारा नदी जो है किसमें, गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से कौन सही युग में है, या पहचान करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे आपका जो डी हो जाएगा ना, धारवाड़ चट्टान, यह आपका क्या है, सही है, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में है, ठीक है। विंध्य चट्टान के बारे में आपका दिया हुआ है, तो ये आपका ना ऐसे समझिए कैमूर रोहतास रहता तो सही हो जाता। टर्सरीय चट्टान जो ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका अगर चंपारण रोहतास यहाँ पे मैच किया हुआ रहता तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है। और आपका ये जो क्वाटरनी चट्टान है, यह आपका आरा बक्सर वगैरह का जो एरिया है, आरा बक्सर, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी और डी यहाँ पे सही होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 935 है बिहार का, और अगर टोटल आपसे पूछता है देश का कितना है तो 918 आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, हड़प्पा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पे सही युग में की पहचान करने के लिए आपको बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो आपका सांख्य दर्शन है ना, सांख्य दर्शन के यहाँ पे आपका कपिल होना चाहिए, ये तो है नहीं, कपिल होगा। योग दर्शन जो है आपका पतंजलि, ये सही दिया हुआ है आपका। न्याय दर्शन आपका, देखिए न्याय दर्शन के हो जाएंगे गौतम है, ठीक, ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। और उत्तर मीमांसा का जो है ये आपका हो जाएगा बादरायन जो है, ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, ए का 4 यानी कि मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। फिर आपका कंबोज का हो जाएगा हाटक, असमक का है आपका पाटन, और पांचाल का हो जाएगा, पांचाल का आपका अहिछत्र, और मगध का गिरिब्रज। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यहाँ पे टिक करना है। देखिए गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, सुभद्र नाम था उनका, ठीक है। देखिए पावा से जो वो कुशीनगर गए थे और वहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है। राजा, कोश, दुर्ग, फिर आपका ये दंड है, अमात्य है, जनपद है, मित्र है, इन सब के बारे में व्याख्या किया गया है, बट यहाँ पे श्रेष्ठ का चर्चा नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, तो सऊदी अरबिया में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे 570 ईस्वी में हुआ था, और 662 ईस्वी में मक्का से जब वो मदीना के लिए जा रहे थे ना, तो उसी टाइम में हिजरी संवत की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, मुकुद्दीन नाम ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन शासक बलबन के समय में बंगाल में विद्रोह हुआ था, उसे दबाने का श्रेय किसे जाता है, मुकुद्दीन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, बताना है कि इसमें से किसके वे सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। आपको पता होना चाहिए कबीर रामानंद के टोटल 12 शिष्यों में से काफ़ी खास थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबारी चित्रकार कौन थे ये बताइए।
और सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ये समझ लीजिए कि अकबर के समय में ना, ये जो आपका दसवंत नाम आपको ध्यान आ रहा होगा, दसवंत, बसावन, केशवलाल, फिर आपका ये मुकुंद है, और ये आपका जो ऑप्शन नंबर A1 है दिया हुआ ना, अब्दुसम्मत, ये सारे अकबर के समय के थे, ठीक है। बट ये और जो ऑप्शन नंबर B है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है ना, ये सारे जहांगीर के समय के। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि अकबर के बारे में दिया तो बस अकबर के बारे में जानना है, ये भी जान लीजिए जहांगीर के समय के ये सारे चित्रकार थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या यहाँ पे सही हो जाएगा, बस एक वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ तो एक वाला दिया हुआ नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के समय में किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे C हो जाएगा, R.C. मजूमदार के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में, ठीक है। अगर पूछे कि कब लड़ा गया था, तो ईस्वी आपको यहाँ पे जानना होगा, 1781 ईस्वी में इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें कि हैदर अली जो है इसकी हार हो गई थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है, किसको कहा गया है बताना है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को, क्योंकि देखिए 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था और उनको स्वतंत्रता दे दिया गया था काफ़ी अच्छे से, मतलब प्रेस को चलने के लिए। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में आप चार्ल्स मेटकॉफ का नाम लेते हैं, मतलब उनका नाम जानते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था। काफ़ी बार काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करवाया जा चुका है आपको इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे C, स्वदेशी आंदोलन के समय में किया गया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय में कलकत्ता की जो रोड है ना, सड़क है, वहाँ पर वंदे मातरम का पहली बार अच्छे से गूंजा गया था, मतलब सारे लोग वहाँ पे वंदे मातरम का गीत गाए थे। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं आप, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और ये आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक पुरुष के नाम से जानते हैं, और वयोवृद्ध नेता के नाम से आपको जरूर पता होगा किसे कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर D का यहाँ पे 37 लिख के D लिख के कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मतलब स्थापना की गई थी किसके द्वारा नहीं, यहाँ पे क्यों किया गया था? तो दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। और अगर पूछे कि यह किसने किया था, तो आपको नाम ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए, कांग्रेस की यहाँ पे दिया हुआ प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे दिया रहता ना कि प्रथम भारतीय महिला अगर रहता तो सरोजिनी नायडू आपका यहाँ पे सही हो जाता, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये आपका सही है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बस एक बार 1924 में किया गया था, ठीक है, जो कि बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन था। और बिहार में कुल दिया हुआ है टोटल कितने बार? सिर्फ एक बार मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका गलत है, 2 बार हुआ था। 2 बार कब कब हुआ था? तो एक बार आपका 1912 में, दूसरा 1922 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे E हो जाएगा सही जवाब। एक से ज़्यादा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब क्षेत्र कहाँ पर हुआ था और किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए, दिल्ली में आपका ये हैदर राजा के द्वारा किया गया था, मद्रास में आपका ये चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था, पुणे में बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका नंबर यहाँ पे जो D दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, 4 3 2 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कब कब क्या हुआ था। तो आपको बता दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। दिल्ली से जो कलकत्ता
बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और आपका जो दिया हुआ है मुस्लिम लीग का गठन, तो ये आपका 1906 में हुआ था, 5 के बाद 6 में हुआ था। फिर 7 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन 1907 में। और जो आपका ये है केंद्र दिल्ली से कलकत्ता राजधानी जो बदला गया था, ये आपका 1911 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, 1 4 3 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। अगर पूछ ले कब किया गया था, तो 1936 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो देखिए समझिएगा, 1905 ईस्वी में लंदन में ना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और इंडिया हाउस की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। और जैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, अभिनव भारत, आपको बताया जा चुका है, अभिनव भारत की स्थापना वी.टी. सावरकर के द्वारा किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और उस अशफाक उल्लाह खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था। देखिए अगस्त 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी ना लखनऊ के पास जो काकोरी गांव में चलती हुई ट्रेन जा रही थी ना, वहां से खजाना लूट लिया गया था इनके द्वारा। और इस केस में ना राम प्रसाद बिस्मिल और ये अशफाक उल्लाह खां सहित जो 4 लोग थे, और मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी, क्यों लौटा दी थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय में लौटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? काफ़ी बार बताया जा चुका है ये, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, रॉल्फ फिच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म में की पहचान करना है, समाचार पत्र और संपादक के बारे में मैच करिए। तो देखिए बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सही युग्म की पहचान करने बोला गया ना, तो प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, 1915 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ना ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक समाचार पत्र लिखा गया था। मतलब वो समाचार पत्र का नाम था प्रताप। प्रताप में लिखा गया एक चीज़ क्या, तो चंपारण में अंधेरा, ध्यान रखिएगा, चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख छपा था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, जैसे आपका यहाँ पे देखिए बिहारी आपका दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ पे ऑप्शन तो खैर दिया हुआ नहीं है। बिहारी जो है ना आपका नाम ध्यान रखेंगे, महेश नारायण, ठीक है, महेश नारायण प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। आनंद मठ के बारे में आपको पता होगा कि ये बंकिम चंद्र, ये भी दिया हुआ नहीं है, तो बंकिम चंद्र के द्वारा। और 10 रोजा जो है ये अरविंद घोष आपका दिया हुआ है। 10 रोजा के संपादक जो है ना, ये अब्दुल गफ्फार थे, यहाँ पे अब्दुल बस लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा, अब्दुल गफ्फार थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका यहाँ पे बी सही जवाब था। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, और साथ ही साथ महेश नारायण, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब, ये इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में समझिएगा थोड़ा सा, प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चंडीगढ़ सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष कौन सी है? तो देखिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा ना, पहले ना आधार वर्ष इसका 2000, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, 2004-5 था, बट इसको क्या हुआ कि इसको बदल दिया गया। अब इसे क्या किया गया है, 1 जनवरी, समझिएगा 1 जनवरी 2015 को ना एक नया आधार वर्ष बनाया गया। वो आधार वर्ष कौन सा है, तो 2011-12 को रखा गया है। पहले जो 2004-5 था ना, इसको
2015 में 1 जनवरी 2015 में इसे बदल दिया गया और इसे 2011-12 आधार वर्ष अब नया माना जा चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग आय की जो गणना है वो होना होता है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 7वीं में हुई थी। देखिए आपको पता होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गॉडगिल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है आपका। देखिए एल के झा समिति जो है प्रत्यक्ष कर, क्या ये सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर बिल्कुल सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी बिल्कुल सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि, बिल्कुल सही है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे सारे कथन आपका सही से मैच किया हुआ है। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नक्शे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। देखिए नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, यह सही है। डेट आप जान लीजिए, डेट तो दिया हुआ नहीं है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये फ्रेंड्स देखिए आपके लिए यहाँ पे पॉइंट छोड़ा जा रहा है, क्या ये छठी पंचवर्षीय होगा? अगर आपको 1982 दिया जा रहा है तो क्या आपको बताना है कि छठी होगा या नहीं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के कार्य पर मतलब काम करता है। तो देखिए 2019 में ना भारत सरकार नाबार्ड में जो लगा हुआ आरबीआई का जो शेष मतलब पूंजी था ना उसे खरीद लिया है, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व कहिए आप हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। और आपको बस सी नंबर के बारे में सोच के बताना है। नंबर 59 है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य ने लागू किया है, ये बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है ये आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका महाराष्ट्र है इसने भी, महाराष्ट्र और गुजरात ने भी लागू किया है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान जो है ये नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में ना बस 5 देश था शामिल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना कि ये उज्बेकिस्तान जो आपका है, और उज्बेकिस्तान और भारत पाकिस्तान ये सारे भी इसके सदस्य बन गए। तो टोटल अभी सदस्य कितना है, अगर ये पूछ ले, टोटल 8 सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे आपका यहाँ पे रूस है, चीन है, भारत है, ये 3 तो हो गया। कजाकिस्तान है, फिर आपका किर्गिस्तान है, ये सारे भी हैं, ध्यान रखेंगे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, मतलब कितने वर्षों के लिए? तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कोई भी वर्ष फिक्स नहीं किया गया था। जब 1951 में ना इसकी जब ऐसे समझिए कि भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्य के लिए ना कोई एक समय मतलब फिक्स नहीं किया गया कितने साल के लिए होगा, इसे संसद पर ही छोड़ दिया गया था। बाद में संसद ने इन्हें 1951 का जो अधिनियम था ना इसके अकॉर्डिंग इसकी अवधि कितना 6 साल के लिए फिक्स कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन तो फिलहाल आपका ई हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बताइए, धन विधेयक पे क्या बताना है कि धन विधेयक पे हो सकता है कि नहीं, संविधान संशोधन पे बुलाया जा सकता है कि नहीं, साधारण विधेयक पे बुला सकते हैं कि नहीं, या फिर वित्तीय विधेयक जो है इस पर क्या होना होता है। तो देखिए किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन की बुलावा ये नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा किसका, धन विधेयक का, और जो आपका ये संविधान संशोधन विधेयक है ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों के कंडीशन में नहीं हो सकता। बाद बाकी साधारण और वित्तीय विधेयक पर बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। अच्छे से पढ़िए समझिए। देखिए
असत्य नहीं फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, असत्य नहीं, सत्य आपसे पूछा है। तो देखिए सत्य में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, हाँ ये सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, यह भी आपका सही है। दिया हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने की शक्ति अंतिम में लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, सही है। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जी जो हैं ये अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उनको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो देखिए बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, ऑप्शन नंबर ए मतलब 1, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका केवल 1, 2 और 3 सही है। दलितों के विरुद्ध जो है ये आपका गलत हो जाएगा। बताना एक निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य क्या है ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ये वाद योग्य है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ऑप्शन नंबर सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि क्षमादान करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई, मतलब ऐसे समझिए राष्ट्रपति सारे कुछ को क्षमा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, मगर राज्यपाल के द्वारा जो ऑप्शन नंबर ये है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है, ये आपका सबसे पहले गलत है, क्योंकि क्षमादान वो दे सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये सैनिक वाला होता है ना, सैन्य न्यायालय की सज़ा और मृत्यु दंड, इन दोनों को छोड़कर बाद बाकी जो क्षमादान है राज्यपाल के पास रहता है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सज़ा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है, ये आपका सही भी है गलत भी है। क्यों? क्योंकि देखिए राष्ट्रपति मृत्युदंड की क्षमा कर सकते हैं, ये तो सही है, मगर राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही ही है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और बी सही है और सी और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई टिक करना पड़ेगा आपको। बताइए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, क्या यहाँ पे सही है बताना है। देखिए ग्राम पंचायत का जो गठन है अनुच्छेद आपका ये यहाँ पे 40 में, यहाँ पे सबसे लास्ट में 40 हो गया। समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 आपका, ठीक है। और आपका कृषि एवं जो पशुपालन है ये आपका अनुच्छेद 48। फिर आपका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो दिया हुआ है अनुच्छेद 50 होगा, इसके लिए आपको इन दोनों का जो है अनुच्छेद 50 सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बताइए कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मूल अधिकार होता है सुनवाई करने का। निम्न में से कौन है जो संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, संथाल है। ध्यान रखेंगे यह बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए सहरसा हो जाएगा सबसे कम। देखिए बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर अगर पूछता है आपसे तो रोहतास आपको बताना है, और अगर महिला में सबसे कम अगर पूछता है तो ये आपका हो जाएगा सहरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25.4% है, और अगर देश का पूछता है तो 17.7 है, ये पूरा देश का है, ठीक है, और बिहार का है 25.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बस 3 चुने गए थे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यय बजट अनुमान कितना है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए 2,35,691.19 करोड़ रुपए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? परसेंट में आपको बताना है तो 19.24 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो कि संबंधित है किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ये उनके ऐसे समझिए कि पैसा के लिए बनाया गया, जैसे अश्विन पोर्टल है ना, वो आशा कार्यकर्ताओं को समय पर पैसा देने का मतलब प्रोग्राम का एक फिक्स करेगा, मतलब दिया जाएगा, इससे जुड़ा हुआ है ये। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है आपका मतलब संगठन जो है इसरो और माई पीएम इंडिया करके है, माई PMY इंडिया करके है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, देखिए ये तो मैप माई इंडिया है, द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थनिक पोर्टल का नाम क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, भुवन नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये श्यामला गणेश, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। कौन बने हैं ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, साजिद सपदारा जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, ये बस 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, ठीक है। मगर जो आपका ये है अभी सोहरोज काशिफ करके है, ये कहिए कि ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिएगा, सोहरोज काशिफ का उम्र बस 19 वर्ष है और ये K2 पर चढ़कर एक महान रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आपको पता है K2 का जो हाइट है वो कितना है, 8611 मीटर ऊंचा है ये चोटी, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 142वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है महिला श्रेणी में? तो देखिए कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? तो देखिए हाल ही में ना 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें कि एक मूवी है मणिकर्णिका और दूसरा है पंगा। इन दोनों के लिए ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि महिला के रूप में यह पुरस्कार जो है ये कंगना रनौत को दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्लेयर पोलोसाक सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया की ना ये क्लेयर पोलोसाक जो है ना 7 जनवरी, आपको डेट यहाँ पे जानना ही पड़ेगा, 7 जनवरी 2021 को कहाँ पर? तो सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच हो रहा था ना, उसमें पुरुषों के टेस्ट में ना एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनकर ये इतिहास रच दी है। ध्यान रखिएगा, क्लेयर पोलोसाक। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ ही ले।
यहाँ पे 99% चांस है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, बिश्वाभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1 से लेकर 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास INDRA 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, रूस के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 16वां भारतीय यूरोप संघ शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, पुर्तगाल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, नेपाल ने। देखिए, सशस्त्र सीमा बल आप जानते हैं जो SSB हैं हमारे, इनका ना नेपाल और भूटान की सीमाओं को सुरक्षा करना होता है, इन्हीं का काम होता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ये नरेंद्र मोदी को। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि नरेंद्र मोदी से पहले जो एक और PM थे जिनका के नाम था आपका मोरारजी देसाई पहले इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है। मोरारजी जो प्रधानमंत्री थे वे भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे, और दूसरे ट्रस्टी कौन? तो ये नरेंद्र मोदी जो हैं, इनको बनने का ये मौका मिला है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजकों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, नजीब मिकाती सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि पहले बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मैगलेना एंडरसन। ध्यान रखिएगा, ये जो एंडरसन है ना, ये जब नियुक्त हुई थी 24 नवंबर 2021 को, इसके मात्र 12 घंटे के बाद ही इनको प्रधानमंत्री पद का ये जो पद था ये छोड़ना पड़ा था। बट पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है स्वीडन की, कौन? तो एंडरसन नाम आप ध्यान रखिएगा। ये सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये BRO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर का ये भाला फेंका? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इससे पहले जो महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा जो बुक बताया गया था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 2 में, ये जो आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 87.58 मीटर का। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में लाया गया था, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है। विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था, बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ऑप्शन नंबर ए, विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम था। और अगर ये जान लीजिए कि ये कब हुआ था, ठीक है, तो 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच में ये हुआ था, मनाया गया था। पाइथन 5 जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है, किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये वायु से वायु में मार करने वाली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। माई ओन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? कैप्टन रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? देखिए, ऑप्शन नंबर डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नाम ध्यान रखिएगा, इनके ही
जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए वर्ष 2020 में 30वां, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के लिए आपको बताया जा रहा है, 30वां बिहारी पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। और इनकी जो है ना हिंदी पुस्तक जिसका के नाम था, नाम देखिए तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम से, संघर्ष और साहित्य नाम था, ठीक है। इसके द्वारा कि ये मतलब इसके लिए दिया गया था, और जो कि ये है ना के बिरला फाउंडेशन जो है, इन्होंने नई दिल्ली में यह घोषणा की थी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि संघर्ष और साहित्य जो पुस्तक है ये 2016 में प्रकाशित हुई थी। आज 6 साल मतलब 4 साल के बाद इनको 2020 के लिए मिला है। बताना है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मनीषा कल्याण, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिहार, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, आर कौशिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी को। ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की यह खिलाड़ी हैं, किस चीज़ की? तो ये आप देख के समझ पाएंगे शायद, शतरंज, ध्यान रखिएगा शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। और इन्हें पब्लिक वोटिंग के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव के द्वारा ये लॉन्च किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब। और आपको ये पता होना चाहिए इसका जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है, CaSO4 इंटू हो जाएगा आपका 2H2O होता है। इसको 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर ये क्या होगा कि मतलब जिप्सम को ये करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर देखिए ए अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक, ऑप्शन यानी ए और ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना पड़ेगा, 1 और 4 आपका यहाँ पे सही है। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, नियॉन इसके नज़दीक होगा। अमलगम एक मिश्र धातु है, किस चीज़ का है ये बताना है। देखिए अमलगम जो है ना आपका ये दिया हुआ तो है नहीं यहाँ पे, चांदी होगा, चांदी है, फिर आपका ये टीन हो जाएगा और आपका मरकरी होता है, इन सब का मिश्र धातु है मरकरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, कैसा होता है? असीम रूप से उच्च होता है। देखिए वैसा सामग्री ना जिसमें आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रभावित नहीं होता है उसे ही आप विद्युत इंसुलेटर कहते हैं। ध्यान देंगे कि ऐसे पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप अगर देखना चाहें तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर डी आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर के बिंदु क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ना 25 सेमी और अनंत,
सामान्य व्यक्ति की आंख का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत हो सकता है। देखने का क्षमता के बारे में बताया गया आपको। देखिए दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए, भोजन रिक्तिका में होता है। पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, हवा में ध्वनि की गति तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये बताना है। देखिए ऊर्जा का ना किलोवाट नहीं होता है, जूल, न्यूटन पर मीटर और जो किलोवाट पर घंटा ये होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। नहीं पूछा था आपसे। बताना है कि परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये आपका गलत है। और आपका परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के केंद्रित होता है, ये सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, यह भी आपका सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होता है, ये आपका गलत है। मूल अवस्था में स्थिर ये नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक, ये 1 और 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 1 और 4 जो है ये असत्य है, और दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से आपको कौन बीमार कर सकता है, आपको क्या हो सकता है, इससे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए, छींकने और खांसी से। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपको छींकने और खांसी से आपको ये बीमार वो कर सकता है कोई संक्रमित व्यक्ति। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, बताना है किस पर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है सही हो जाएगा, बस एक यहाँ पे सही दिया हुआ है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है और सही उत्तर को आपको चुनना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये सारे जो आपके दिए हुए ऑप्शन में ना, ये कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन है, जो कि अपने एक कहिए कि तकनीक पर जो बनाया गया है काम करता है। देखिए आपका जो कोवैक्सीन है ना, ये आपका होल वायरन इन एक्टिवेटेड के अनुसार, कोविशील्ड आपका हो जाएगा इन एक्टिवेटेड वायरस के अनुसार, जायकोव डी जो आपका है ये डीएनए तकनीक पर, और ये कॉर्बेवैक्स जो है आरबीडी सब प्रोटीन पर हो जाएगा सही जवाब। तो यानी कि आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। ए का सेकेंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, और सी का तीसरा, डी का चौथा यहाँ पे दिया हुआ सही है। बताइए कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? फ्रेंड्स देखिए 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आकर आप एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, निम्न रक्तचाप हो जाएगा सही जवाब। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथेमोग्लोबिन के वजह से होता है। ये जो है बेबी सिंड्रोम जो है ना, बच्चे को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, इन तीनों से अनुवांशिक विचरण होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी की वजह से होता है। पता होगा प्रजनन जो है ये एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें कि माता पिता के द्वारा अपनी संतानों की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, और आप ये भी समझ लीजिए कि लैंगिक जनन में ना अनुवांशिक जीन के मिश्रण, कहिए कि अनुवांशिक जो विचरण जीव के सम्मिश्रण यानी कि ब्लीडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण के ही द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताना है कि डायनासोर जो है ये क्या थे, ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, मोसोजोइक सरीसृप के रूप में आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनेप्स के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ADH के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए प्रकंद जो हो जाएगा आपका, ये आपका अदरक और हल्दी होता है, ठीक है। तो आपका ये अदरक और आपका यहाँ पे हल्दी भी होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका स्तंभ कंद दिया हुआ है, तो ये आपका होता है आलू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका सल्क कंद जो है ये आपका लहसुन हो जाएगा, नंबर 1। और जो ये घन कंद है कॉर्न जिसे कहते हैं, ये जिमी कंद मतलब सूरन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1 का तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। ये आपका सही यहाँ पे मैच होगा। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सिक्रेटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे विटामिन सी होता है, घाव को भरने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केराटिन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, बाल जो है किस प्रोटीन का अगर पूछे तो केराटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन की पहचान करिए। ऑप्शन नंबर देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचालन करता है, ए आपका सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। फ्रेंड्स ये आपका गलत है, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे, रोग के प्रति जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, आपको ये पहले बताया गया था, WBC के द्वारा किया जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका के द्वारा किया जाता है, ना कि ये आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं बताना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, छिपकली में आपका लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण जो है ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे आप समस्थानिक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से नंबर 41 से लेके 50 तक जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप PDF ले लीजिएगा, अपना ये क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर लीजिएगा। अभी टोटल आपने 140 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा BPSC का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट नंबर 1 देखा। आशा करता हूँ 140 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताया गया आपको डिस्कशन के साथ, इससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आपको क्लास से हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सरसठ भी BPSC के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड होना बाकी है फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।